Good evening students, welcome to lecture 6 of magnetic effects of current। बिकॉज हमारे पिछले लेक्चर्स जूम क्लासेस पे हुए थे, इसलिए कुछ टॉपिक्स आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मैं 2 मिनट के लिए उनको समराइज करता हूँ। देखो, आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है, नेट फोर्स, लोरेंट्ज फोर्स, उसकी वैल्यू होती है क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस पी वेक्टर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज क्यू के ऊपर लगने वाला फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। उसके बाद हमने इसमें 3 केसेस डिस्कस किए थे। पहला केस था जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 या 180 डिग्री का एंगल हो। 0 डिग्री का एंगल मतलब दोनों आपस में पैरेलल है, 180 डिग्री का एंगल मतलब दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं। उस केस में फोर्स की वैल्यू 0 होती है और बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करना कंटिन्यू करती है। इसके बाद हमने दूसरा केस डिस्कस किया था जब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। उस केस में हमने डिस्कस किया था कि इनका जो मोशन होगा वो सर्कुलर होगा और पार्टिकल का जो रेडियस है उसकी वैल्यू एम वी बाई वी क्यू के बराबर हो जाएगी। इसका थर्ड केस है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो 0 और 90 डिग्री के अलावा और कुछ भी हो। लाइक या तो 0 से 90 हो या फिर 90 से 180 कुछ भी हो, बट 0 90 या 180 ना हो। इस केस को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बायोट सावर्ट लॉ की डिस्कशन की थी। बायोट सावर्ट लॉ के दौरान हमने डिस्कस किया था कि किसी भी छोटे से करंट एलिमेंट के कारण किसी भी जगह पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। इसको यूज करके हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाती है। इसके बाद हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ कल की क्लास में डिस्कस किया था। एम्पियर्स सर्किटल लॉ में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी क्लोज्ड पाथ के अराउंड, अगर हम पूरा पाथ लें तो इस पूरे क्लोज्ड पाथ के अराउंड जब हम इंटेग्रल बी डॉट डी एल कैलकुलेट करेंगे फॉर द होल ऑफ द लूप, इसकी वैल्यू म्यू नॉट आई एनक्लोज आ जाती है। इस लॉ को अप्लाई करने के लिए डायरेक्शन कन्वेंशन साइंस वगैरह कैसे लेने हैं वो भी हमने कल डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद लास्ट जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था वो था एम्पियर्स सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन। कल हमने इसकी सिर्फ एक एप्लीकेशन ही डिस्कस की थी जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट थी, सब्जेक्टिव में नहीं है। और वो ये थी कि जब किसी इनफाइनाइट शीट में हर जगह पे करंट हो तो इसके कारण फील्ड की वैल्यू क्या थी। इसमें अगर ये एंगल अल्फा है तो इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू आ गई थी म्यू नॉट के अल्फा बाय पाई। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू आ गई थी। इसके आगे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल मोशन ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, केस 3, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था। तो देखो, हमें इतना पता है कि अगर चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो फोर्स क्यू वी क्रॉस भी 0 हो जाता है और चार्ज के ऊपर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं होता एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस केस। दूसरा केस जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, उस केस में हमने डिस्कस किया था कि फोर्स की जो वैल्यू है क्यू वी क्रॉस बी वो बेसिकली एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाती है। और क्योंकि फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा तो कर करा के रेडियस की वैल्यू एम वी बाई वी क्यू आ जाएगी। और इस केस में पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होता है। हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी तो चेंज होती है बट जो स्पीड है वो हमेशा सेम रहती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी बॉडी के ऊपर वर्क नहीं करता, कभी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता, हमेशा उसकी स्पीड कांस्टेंट रखता है। थर्ड केस है व्हेन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 90 डिग्री। सपोज करो ये मेरा कोई चार्ज पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी है, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक, तो हम क्या करेंगे, सपोज करो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स कर लेंगे। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स करके हम इस पॉइंट पे सोचते हैं। ठीक है,
आपको पता है जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उस डायरेक्शन में वेक्टर का कोस कंपोनेंट होता है, तो वेलोसिटी को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, v कोस थीटा और v साइन थीटा। अब देखो ये जो कंपोनेंट है ये पैरेलल टू बी है, जबकि ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी है। तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप लोग सोचो कि इस केस में पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी तो स्पीड कांस्टेंट थी बट बॉडी रोटेट कर रही थी। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये दोनों कंपोनेंट इस केस में है, ये वाला कंपोनेंट पैरेलल है, ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। तो होगा ये कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट फील्ड के पैरेलल है वो सेम रहेगा, वेलोसिटी का पैरेलल वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। एक वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा और पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाना कंटिन्यू करेगा। पर वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगने की वजह से ये कंपोनेंट चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जैसे इस केस में वेलोसिटी इस पाथ में आ गई थी तो इसका जो पाथ होगा उसको हेलिकल पाथ बोलते हैं, बिकॉज इसमें ये दोनों पाथ्स कंबाइंड है। ये पाथ होता है स्ट्रेट लाइन और ये पाथ होता है सर्कुलर। तो जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो पाथ किस टाइप का हो जाएगा, देखो हम इसके ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं, इस वेलोसिटी के ऊपर फोर्स 0 होगा, ठीक है, और इस वेलोसिटी के कारण फोर्स होगा क्यू वी क्रॉस बी। वी इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है। अब करके देखो, जब मैं वेलोसिटी को इस सेंस में ले रहा हूं वी साइन थीटा को और मैग्नेटिक फील्ड को इस सेंस में ले रहा हूं, तो जब आप वी क्रॉस बी करेंगे तो आपको दिखेगा वी क्रॉस बी कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे लाइक उंगलियां ऐसे कर लूंगी तो अंगूठा नीचे जाएगा, अंगूठा नीचे जाएगा, दैट मीन्स कि जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा है। क्योंकि पार्टिकल पे फोर्स नीचे की ओर लग रहा है तो पार्टिकल कुछ ऐसे नीचे की ओर चला जाएगा। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि पाथ सर्कुलर है तो पार्टिकल कुछ इस तरह मूव करेगा। देखो इसको समझो, हम दोनों वेलोसिटीज को अलग अलग एनालाइज करते हैं। v cos थीटा के ऊपर 0 फोर्स होने की वजह से पार्टिकल सिंपली इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। v sin थीटा के ऊपर परपेंडिकुलर होने की फोर्स होने की वजह से, अब देखो फोर्स हमें पता है कि क्रॉस है तो पार्टिकल को ऐसे मूव करना चाहिए, लाइक दिस, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। अब ये 3D मोशन है, इसको आप खुद से समझने की कोशिश करो। इसका मोशन जो है वो आई थिंक ये सर्कल इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब आप इसको ऊपर से देख रहे हो, आपको एक स्ट्रेट लाइन लग रही है ना, लग रही है, बट ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये है तो सर्कल। हालांकि अगर ऐसे देखोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन लगेगी। तो अब समझो इसका मोशन जो है वो कुछ ऐसा है, लाइक यहां से आया, यहां से देखो वेलोसिटी v sin थीटा इस डायरेक्शन में, सुनो ध्यान से, v sin थीटा इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, v sin थीटा इधर है। जब आप v क्रॉस b करते हो तो v क्रॉस b करके जो फोर्स आता है वो नीचे की ओर आता है, तो पार्टिकल इधर जाता जाता बेसिकली वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल ये इसकी शेप है, तो ऐसे जाता जाता ऐसे चला जाएगा, फिर आएगा, फिर ऐसे वापस आएगा, वापस आएगा, ऐसे चला जाएगा। आई होप v sin थीटा वेलोसिटी के कारण जो पाथ होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली v sin थीटा के कारण पार्टिकल का पाथ ऐसा है, जबकि v cos थीटा के कारण इसका पाथ ऐसा है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो बात कैसा हो जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करने से पाथ कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ऐसा, दिस इज कॉल्ड अ हेलिकल पाथ। पाथ ऐसा क्यों हुआ है समझो, ये इसकी डायरेक्शन, ये एरोज इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये हर सर्कल का एक जगह पे हमने सेंटर मान लिया। अब आगे सुनो, देखो इसकी वजह से मोशन आगे को है, इसकी वजह से मोशन सर्कुलर है, दोनों को कंबाइन कर दो, पार्टिकल आगे भी जा रहा है और सर्कल में भी जा रहा है, तो ऐसा होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ हेलिक्स। अब इसको आगे समझो, यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर पार्टिकल यहां से शुरू करता है टाइम इक्वल टू 0 तक, और सपोज करो यहां से लेकर उस पार्टिकल का
एक काम करते हैं, यहां पे टाइम को 0 मान लेते हैं। तो यहां से लेकर ये एक सर्कल का सेंटर है सपोज करो, उसके बाद अगले सर्कल का सेंटर सपोज करो यहां पे आया टाइम इज इक्वल टू टी पे, फिर अगले सेंटर का सर्कल का सेंटर आएगा टाइम इज इक्वल टू 2 टी पे, फिर अगला आया 3 टी पे एंड सो ऑन। तो इन सब में एक पैटर्न बनता है। पहली बात, ये जो दूरी है, अगर सपोज करो अगला सर्कल टाइम इज इक्वल टू टी पे आता है 0 के बाद, तो पहली बात ये जो x के अलोंग दूरी है, x के अलोंग, तो ये दूरी हो जाएगी x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। तो x की वैल्यू हो जाएगी vx क्या है, v कोस थीटा इंटू टी। दूसरी बात, आपको पता है सर्कल का रेडियस कितना है? हमने पिछले केस में पढ़ा था, हमने पिछले केस में रेडियस पढ़ा था mv बाई बी क्यू। पर आपको पता है ये वेलोसिटी कौन सी होती है? ये वो वेलोसिटी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। आप ये बताओ, इस केस में कोई रेडियस है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है ही नहीं। रेडियस की हम तब बात करते हैं जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, और इस केस में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट फील्ड के परपेंडिकुलर है? v sin थीटा। हेंस अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में रेडियस क्या होगा, तो राजे रेडियस की वैल्यू mv बाई बी क्यू नहीं लिखनी है, रेडियस की वैल्यू mv sin थीटा बाई बी क्यू लिखनी है। बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, दूसरी वाली पे नहीं। तो यहां पे रेडियस mv sin थीटा बाई बी क्यू आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सर्कल पूरा करने का टाइम कितना होगा? सर्कल पूरा करने का टाइम होगा 2 पाई m बाई बी क्यू। ये हमने पहले भी डिराइव किया है, क्योंकि टाइम होता है 2 पाई r बाई वी। r को जब वेलोसिटी में डिवाइड करते तो 2 पाई m बाई बी क्यू आ जाता। ठीक है, तो हमें सर्कल का टाइम पीरियड पता लग गया, रेडियस पता लग गया। अब x पे आते हैं। हमें पता है ये जो दूरी है हम इसको निकाल लेते हैं, वेलोसिटी अलोंग x पता है, टाइम पीरियड नहीं पता था, टाइम पीरियड पता लग गया। अब वैल्यू डाल देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई m बाई बी क्यू इंटू वी कोस थीटा। दिस इज कॉल्ड x। x को एक स्पेशल नाम दिया गया, इट इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स, तो इसका मतलब समझो, इसका सिंबल होता है p। पिच ऑफ द हेलिक्स इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 consecutive सर्कल्स इन द हेलिकल पाथ। पिच बोलते हैं इन दोनों के डिस्टेंस को। तो यहां पे पिच कितनी आ गई है? यहां पे पिच आ गई है 2 पाई एम वी कोस थीटा अपॉन बी क्यू। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे हमने 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव करे, वो मैं लिख रहा हूं इकट्ठे। पहली बात, हमने देखा कि रेडियस की वैल्यू हमेशा एम वी बाई बी क्यू नहीं होती, रेडियस की वैल्यू एम वी परपेंडिकुलर बाई बी क्यू है। और पिच की वैल्यू क्या है? पिच की वैल्यू है 2 पाई एम वी पैरेलल अपॉन बी क्यू। ठीक है, अब इस टॉपिक पे एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो है मेरे सामने इस वक्त ये 138 पेज है, इस पूरे 138 पेज को आप लोग रीड करेंगे पहले। उसके बाद आपने इस एग्जांपल को ट्राई करना है। बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग इजी क्वेश्चन है, आपसे होना चाहिए। क्या था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज का मास दे दिया, चार्ज आपको पता ही है, क्यू दे दिया, एम दे दिया, मूविंग एट अ स्पीड वी दे दी, इन मैग्नेटिक फील्ड दिस मच, आर इज इक्वल टू एमवी बाई बी क्यू। फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो वीडियो पोस्ट करके। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पूछिए। आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/t होती है। टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 पाई एम बाई बी क्यू। चाहे तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दो, या फिर सीधा उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा बी क्यू बाई 2 पाई एम, उसकी वैल्यू निकाल लो। उसके बाद पूछिए एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये अपने पास जाउल में आएगी। अब जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? पहली बात, हाफ एम वी स्क्वायर करके जो एनर्जी जाउल में आई, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, तो इस वैल्यू को आप इधर ले जाओ तो आपको 1 जाउल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसकी जितनी भी वैल्यू हुई, सपोज करो इतनी वैल्यू हुई, ये जाउल में है, तो अगर ये जाउल में है, इस वैल्यू को इधर ले जाओगे 1 जाउल की वैल्यू हो जाएगी। जो इसमें वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 40.5 × 10⁻⁻17 से आपका आंसर आ जाएगा।
आई होप ये इजी है, आप कर ही लोगे। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी में एक और आर्टिकल है, द ब्लू बॉक्स, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड ऑरोरा बोरेल्स बोरेलिस। देखो ये आउट ऑफ सिलेबस है, यू कैन लीव दिस। ठीक है, ये अपने काम का नहीं है। इसके बाद अगला आर्टिकल है वेलोसिटी सेलेक्टर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसके ऊपर सब्जेक्टिव में कई बार 2 मार्क्स क्वेश्चन आ चुका है। तो समझो वेलोसिटी सेलेक्टर होती क्या है। सेलेक्टर का मतलब क्या है? सेलेक्ट करना, चूज करना। हम सेलेक्ट किस में से करते हैं? चॉइस में से करते हैं। जब हमारे पास एक बड़ी चॉइस हो, एक बड़ी कॉम्बिनेशन हो, उसमें से कुछ चीजें चुनना, उसको हम सिलेक्शन बोलते हैं। तो वेलोसिटी सेलेक्टर नाम का जो डिवाइस है, क्या लगता है वो क्या करता होगा? जो वेलोसिटी सेलेक्टर नाम का डिवाइस है वो बहुत सारे मूविंग चार्ज पार्टिकल्स में से उन पार्टिकल्स को चुन लेता है जिनकी एक पर्टिकुलर डिजायर्ड वैल्यू होती है, वेलोसिटी होती है। मतलब जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स हम चाहते हैं उस वेलोसिटी के पार्टिकल्स हमें मिल जाएंगे, बाकी सभी सेपरेट हो जाएंगे। मतलब किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स को छांटने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसकी एक दो एडवांटेजेस हैं, बट वो हम इसकी एप्लीकेशन के बाद डिस्कस करेंगे। हम समझते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 परपेंडिकुलर फील्ड्स होते हैं। वन इज अ मैग्नेटिक फील्ड, अदर इज अ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसका फंडा समझो। यहां से बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं। हेयर वी हैव मेनी चार्ज पार्टिकल्स। कुछ पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पे नेगेटिव चार्ज है। किसी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, किसी की 10, किसी की 15, किसी की 20 मीटर पर सेकंड, सबकी अलग अलग वेलोसिटी है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी अलग अलग वेलोसिटी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं जहां से आ रहे हैं वहां पे कोई फील्ड नहीं है। वेलोसिटी सेलेक्टर का जो है एक दरवाजा है, वहां से ये पार्टिकल उसमें एंटर करें। एंटर करते ही यहाँ पे ये एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ पे 2 फील्ड्स हैं। देखो मैंने 2 फील्ड्स बनाए हैं यहाँ पे। एक है मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रिकल फील्ड ई वेक्टर। ये फील्ड्स को क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड्स खुद के भी परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और ये मैग्नेटिक फील्ड्स पार्टिकल की वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर हैं। ध्यान से देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब कि इनटू द प्लेन ऑफ द पेज, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इस डायरेक्शन में है। अब हम देखते हैं जो पार्टिकल आता है उसके ऊपर क्या होता है। सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज आया, एक पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड ने फोर्स लगाना है F इज इक्वल टू क्यू ई इस डायरेक्शन में। ठीक है, और सपोज करो इसकी वेलोसिटी है v, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाना है क्यू वी क्रॉस v। आप ध्यान से खुद करके देखो, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो देखो v क्रॉस v इधर में आ रहा है कि नहीं। देखो मैंने करके देखा है, और करके देखने से पता लगा है कि v इधर है, b इधर है, तो v क्रॉस b, मेरे हाथ ऐसे फोल्ड हो रहे हैं ऐसे, तो v क्रॉस b कर करा के इधर आ रहा है। माने मैग्नेटिक फील्ड ने पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। आप इसको समझो, इलेक्ट्रिकल फील्ड का फोर्स है क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है क्यू वी बी। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस में से जो फोर्स बड़ा होगा पार्टिकल उस डायरेक्शन में चला जाएगा। सपोज करें पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी है कि क्यू वी बी फोर्स बड़ा है, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला जाएगा। सपोज करें क्यू ई बड़ा है, क्यू वी बी छोटा है, वेलोसिटी कम है, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 केस बनते हैं। अच्छा, हमें इतना तो पता लग गया यहाँ पे कि अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस डायरेक्शन में फील्ड होगा तो पार्टिकल पे फोर्स 2 लगेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लगेगा क्यू वी बी इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वो लगेगा क्यू ई इस डायरेक्शन में। उसके बाद जब हमारे ये 2 फोर्सेस हैं, तो उसके बाद पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स के 3 केसेस बनते हैं पॉसिबल। पहला केस क्यू वी बी ग्रेटर देन क्यू ई, दूसरा केस क्यू वी बी लेस देन क्यू ई। पहले इन 2 को समझो। सपोज करो मैं इसको ऐसे बड़ा करता हूं, तो क्यू क्यू कटा, तो वेलोसिटी ग्रेटर देन ई बाई बी आए। तो इससे क्या पता लगता है, अगर वेलोसिटी को मैं ई बाई बी से बड़ा लूंगा
तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स से बड़ा हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा है इसलिए पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला जाएगा। वेलोसिटी ग्रेटर देन ई बाई बी। अगर ये चीज इससे छोटी है तो Q और Q कैंसिल हुआ, वेलोसिटी लेस देन ई बाई बी है। इस केस में हम लिख सकते हैं कि QE बड़ा है और QV भी छोटा है। अगर ये बड़ा है तो पार्टिकल की मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तो वेलोसिटी लेस देन ई बाई बी पर ये पाथ हो जाएगा। अब थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस है QVB इज एग्जैक्टली इक्वल टू QE। इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू आ गई E अपॉन बी। देखो क्योंकि ये दोनों फोर्स कट रहे हैं तो पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 हो तो वो जिस वेलोसिटी के साथ जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है वो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है। तो हम क्या देखेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई बी वाला पार्टिकल इसी डायरेक्शन में सेम सेंस के साथ ऐसे ही मूव करता रहेगा। ठीक है, ओके। तो आई होप इट मेक्स द कॉन्सेप्ट क्लियर। तो लेट अस समराइज द टॉपिक। वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर में होता क्या है, एक साइड से चार्ज पार्टिकल्स एंटर होते हैं। अगर उनकी वेलोसिटी ई बाई बी से बड़ी हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के अलोंग चले जाते हैं। अगर उनकी वेलोसिटी ई बाई बी से छोटी हो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में चले जाते हैं। अगर उनकी वेलोसिटी ई बाई बी के इक्वल हो तो उनके ऊपर दोनों फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं होता और अल्टीमेटली वो पार्टिकल्स सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि सर ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता है। देखो आपको होता है फोर्स QE और QB भी दोनों चार्ज डिपेंडेंट है। अगर चार्ज का साइन उल्टा होगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। तो बेसिकली उस केस में क्या होगा कि QVB अगर अगर सपोज करो माइनस क्यू चार्ज आया, माइनस क्यू चार्ज जहां पे आया उसकी वेलोसिटी इधर है, तो QVB जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा जबकि QE इस डायरेक्शन में लगेगा। हालांकि अगर पार्टिकल ने स्ट्रेट जाना है उसके लिए कंडीशन वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई वी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। माने चार्ज पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, अगर वो इस डायरेक्शन में चला गया या इस डायरेक्शन में चला गया देन इट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर पार्टिकल को स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट मतलब सीधे, तो उसकी नेसेसरी कंडीशन यही है कि पार्टिकल की वेलोसिटी ई बाई बी के इक्वल होना चाहिए। तो अब इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर की एप्लीकेशन क्या है। वेलोसिटी सेलेक्टर की एप्लीकेशन ये है that it is used to separate particles with velocity is equal to E by B from others। तो जिस जिस पार्टिकल की, बेसिकली हम क्या करेंगे इसके आगे यहां पे एक होल रखेंगे, तो यहां से सिर्फ वही पार्टिकल्स निकलेंगे जिनकी वेलोसिटी इस वैल्यू के इक्वल होगी, बाकी सभी डिफ्लेक्ट होके कोलिजन कर जाएंगे। हेंस हमें जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है उसके पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ये इसकी एप्लीकेशन है, टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू ए बाय बी फ्रॉम अदर पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस वक्त आई वुड से कि आप एक बार वीडियो को पॉज करें और इस पूरे आर्टिकल को रीड करें। ठीक है, देखो इसकी एक सैंपल वेलोसिटी दी गई है कि सपोज करो मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को जे कैप की ओर मान लूँ, मैग्नेटिक फील्ड को के कैप की ओर मान लूँ, तो पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स आ जाएगा फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से क्यू ई जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से माइनस क्यू वी भी आना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे माइनस क्यू वी भी आना चाहिए था जे कैप। तो जो नेट फोर्स होगा वो इस इतना होगा। उसके 3 केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है साइक्लोट्रॉन। समझते हैं ये क्या होता है, क्या करता है, क्या इसका पर्पस है एंड एवरीथिंग। ठीक है, साइक्लोट्रॉन
देखो पहली बात ये समझो, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज करता है। फॉर सर्टेन रीजंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए ये यूज नहीं हो सकता, वो इसकी डिसएडवांटेज है, इसके उस पर हम बाद में आएंगे। बट फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि साइक्लोट्रॉन का जो मेन पर्पस है वो है कि ये चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करना मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करवाना, किस लेवल तक? अप टू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, 10 द पावर 7 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी के इन लेवल्स तक चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन यूज कराए जाते हैं, और किसी भी तरीके से हम लोग एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। अब हम साइक्लोट्रॉन की वर्किंग समझेंगे। देखो साइक्लोट्रॉन की वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह समझने से पहले हमें इसके दो तीन प्रिंसिपल्स समझने पड़ेंगे। पहला प्रिंसिपल ये है, ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है। पहला प्रिंसिपल ये है कि अगर मैं किसी चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दूं तो उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी क्यू ई बाई एम, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू हो जाती है, मानते हो? ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी चार्ज की मूवमेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलोंग हो, अगर कोई चार्ज ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलोंग जा रहा हो तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी। सिमिलरली अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। समझो, छोटी छोटी बातें हैं। चार्ज को फील्ड में रखूंगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्यू बाई एम होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर चार्ज रेस्ट पे है, दूसरा पॉइंट था, अगर चार्ज की वेलोसिटी फील्ड के अलोंग होगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी फील्ड के ऑपोजिट होगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। फोर्थ पॉइंट, अच्छा, इन दोनों चीजों की एक रेफरेंस दे रहा हूं। सपोज करो मैं ऊपर एक स्टोन फेंकूं 50 की वेलोसिटी से, तो मैं देखूंगा कुछ देर बाद वेलोसिटी 40 है, फिर 30 एंड सो, मतलब वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। बट अगर मैं किसी स्टोन को 10 की वेलोसिटी से फेंकता तो कुछ देर बाद वेलोसिटी 20, फिर कुछ देर बाद वेलोसिटी 30, फिर 40, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती। कहने का मतलब जब वेलोसिटी ग्रेविटी के ऑपोजिट है तो वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी ग्रेविटी की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ती है। सिमिलरली अगर वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड के अलोंग होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब आगे समझते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है, या फिर कह लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है हमेशा। ये हमें पता ही है आई थिंक, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस भी जो थी वो हमने बनाई थी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही बनती थी। आई होप आप सबको याद होगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी आपको दो तीन पॉइंट समझने पड़ेंगे ताकि आप साइक्लोट्रॉन की वर्किंग अच्छे से समझ लें। एक पॉइंट तो ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे तो वो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव करवाता है। दूसरी बात, वो पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं करता, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। तीसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मूव करते वक्त जो पार्टिकल का सर्कुलर पाथ में टाइम पीरियड होगा उसकी वैल्यू 2πm/bq होती है, और ये जो टाइम पीरियड होता है ये रेडियस या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब ये, पार्टिकल का रेडियस कितना है, पार्टिकल की स्पीड कितनी है, इस पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि सपोज करो अगर कोई पार्टिकल लाइक क्यू पता है, एम पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, वेलोसिटी पता है, इस सर्कल में मूव करेगा, आर रेडियस वाले सर्कल में, अगर उसकी वेलोसिटी 2v होती तो
समझो, अगर m मास वाला और q चार्ज वाला b मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करे तो रेडियस r, अगर वेलोसिटी 2v होती तो रेडियस 2r, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। फिर अगर मैं आपसे टाइम पीरियड पूछूं तो देखो, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस डबल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पीड भी तो डबल है ना, तो टाइम पीरियड तो सेम ही है। और वैसे भी टाइम पीरियड होता है 2πr/v, तो दोनों का रेशियो सेम रहेगा। दूसरी बार टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था 2πm/bq, इसलिए भी टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ पॉइंट समझे हैं। इससे पहले कि हम साइक्लोट्रॉन को समझते हैं, हमने समझा है कि वेलोसिटी अगर फील्ड के अलोंग हो तो वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी फील्ड के ऑपोजिट हो तो कम होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। उसके बाद हमने सुना है, हमने समझा है कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होता है, और जो पार्टिकल की स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और जो पार्टिकल का सर्कल के अलोंग टाइम पीरियड होगा वो 2πm/bq होगा। पार्टिकल का रेडियस भले ही बढ़ता रहे, समझो इस बात को, भले ही पार्टिकल का रेडियस बढ़ता रहे, भले ही पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती रहे, उसका टाइम पीरियड 2πm/bq सेम रहता है। अब यहाँ पे बस एक लास्ट बात डिस्कस करनी है कि वोल्टेज दो तरह की होती है। देखो, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहा है ये एक इलेक्ट्रिकल सेल है। इस वक्त मैंने इसको काफी मैग्नीफाई किया है और मैंने और मैग्नीफाई कर दिया, तो आप आई थिंक यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का साइन देख पा रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि सेल का ये एंड हायर पोटेंशियल वाला है और ये एंड लोअर पोटेंशियल वाला है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे। कहने का मतलब इसको डीसी करंट बोलते हैं। और इसमें करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, हम उसको बदल नहीं सकते, ऑपोजिट नहीं कर सकते। ठीक है, बट एक और तरह की वोल्टेज होती है जो कि आप लोगों के घर में है। ठीक है, और वो है, जस्ट वन सेकेंड, और वो है ये वाली वोल्टेज। आई होप आप सबको इस स्विच के बारे में पता होगा, इस प्लग के बारे में पता होगा। देखो यहाँ पे मैं दो चीजें बता दूं। अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसके सॉकेट में सिर्फ दो लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल ये चार्जर, मैं इनको लाइंस बोल रहा हूं, पहली लाइन दूसरी लाइन। ठीक है, तो आपको एक बात तो पता होगी कि भले ही चार्जर को मैं ऐसे लगाऊं या फिर मैं ऐसे लगाऊं उल्टा करके, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। आपका फोन पहले भी चार्ज हो रहा था, बाद में भी चार्ज होगा, है कि नहीं। मतलब मैं इस चार्जर को ऐसे लगाऊं या एग्जैक्टली 180 डिग्री उल्टा कर दिया, लाइंस उल्टी उल्टी कर दी, तो भी फोन चार्ज होगा। तो उसमें पोलैरिटी की कोई चिंता वाली बात नहीं होती। आपको पता है डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ये दोनों करंट्स में बहुत फर्क है। इलेक्ट्रिकल सेल्स में, बैटरीज में, इन्वर्टर्स में, फोन की बैटरीज में जो करंट होता है उसको डीसी करंट बोलते हैं। वो अपनी दिशा नहीं बदलता, उसकी दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव फिक्स रहती है। बट जो घरों में बिजली आती है वो एसी करंट वाली बिजली होती है, एसी वोल्टेज होती है। उसकी दिशा फिक्स नहीं होती, उसकी दिशा चेंज होती रहती है, कभी पॉजिटिव टू नेगेटिव, कभी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे हमें बस एसी वोल्टेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। तो एसी वोल्टेज की जानकारी समझें। एसी वोल्टेज और एसी करंट जो है, ये वो करंट और वोल्टेज होते हैं जिनकी दिशा फिक्स नहीं होती, इनकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली या फिर कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो बेसिकली क्या होगा, कुछ देर के लिए क्या होगा, अगर मैं सपोज करो एसी वोल्टेज के अक्रॉस, सॉरी दिस इज एसी वोल्टेज, ये इसका सिंबल होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज बैटरी में तो पता है करंट हमेशा यहां से यहां ही जाएगा, तो मैं इसको पॉजिटिव बोल दूं कि इसमें नेगेटिव बोल दूं। अब इसमें तो करंट की कोई दिशा ही नहीं है। हो सकता है अगर मैं इसके अक्रॉस एक मेटालिक कंडक्टर लगा दूं, ये कंडक्टर है सी, तो हो सकता है कुछ देर पहले यहाँ पे पॉजिटिव हो, यहाँ पे नेगेटिव हो, थोड़ी देर बाद यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव आ जाए। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, सपोज करो एसी वोल्टेज लगा दी,
तो एसी वोल्टेज के कारण किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपनी दिशा बदलता रहेगा। अगर कुछ देर पहले यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा उल्टा। तो इससे होगा क्या, इससे काम वाली हमारे काम की बात सिर्फ इतनी है कि अगर किसी कंडक्टर पे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा है और थोड़ी देर बाद उस कंडक्टर पे पॉजिटिव और नेगेटिव उल्टा हो गया, तो उससे उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर भी फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा हाइयर टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो अगर इस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसा है तो इस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसा होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो चेंज हो चुकी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी वोल्टेज। जबकि डीसी वोल्टेज के साथ अगर मैं एक कैपेसिटर लगाऊंगा तो उस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा हमेशा यही रहेगी, ठीक है। बट अगर मैंने एक एसी वोल्टेज के साथ एक कैपेसिटर लगाया तो उस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलती रहेगी, ठीक है। चलो अभी हमने साइक्लोट्रॉन के सारे बेसिक्स समझ लिए, अब हम लोग साइक्लोट्रॉन को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखो ये बेसिकली एक साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन है, इसमें और कुछ भी नहीं है। समझो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अ डी, दिस इज द फर्स्ट डी, दिस इज द सेकंड डी। तो क्या है इसमें बेसिकली, ये एक होलो मेटालिक कंडक्टर होता है। इस होलो मेटालिक कंडक्टर को ऊपर नीचे से मेटल होता है, साइडों से सील किया जाता है। अब मेरे पास ऐसा कागज तो है नहीं कि मैं उसको बना दूं, तो मैंने क्या किया, एक सिंपल डी शेप्ड कागज लिया, उसको ऐसे डबल की तरह कनेक्ट कर दिया। लेकिन आप अपने मन में ये फीलिंग ले लो कि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, पूरा सील्ड है, यहाँ से पूरा सील्ड है, ठीक है। तो ये एक डी शेप्ड मेटालिक कंडक्टर है मेरे पास, और इसी के जैसा मेरे पास एक और मेटालिक कंडक्टर है। तो ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। देखो इसके सामने एक और मेटालिक कंडक्टर है, दीज आर कोल्ड डीज, ठीक है। तो ये भी यहां से पूरी तरह, यहां से और यहां से पूरी तरह सील्ड है, ठीक है। इसके साथ ही इसके ऊपर नीचे एक मैग्नेट रखी हुई है। समझ लो इन दोनों डीज के ऊपर एक नॉर्थ पोल रख दिया और इनके नीचे एक साउथ पोल रख दिया। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ होता है, तो देखो इस तरह से ये मेरी दो डीज है, ये मेरी पहली डी है, ये मेरी सेकंड डी है। अब यहां पे जो डॉट्स बनाई है ये पता क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझे डॉट फील्ड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना ये पड़ेगा, हर जगह पे डॉट समझ लो, ठीक है। तो मुझे बेसिकली करना ये होगा कि इसके नीचे तो रखूं मैं नॉर्थ पोल और इसके ऊपर रखूं साउथ पोल। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जो कि इन डीज में से पास करेगा। तो पहली बात आप समझ लो, इन डीज, एक तो इन डीज के अंदर खाली जगह है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल मूव कर सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरा पेन इसके अंदर चला गया, शायद आपको दिख ना रहा हो, बट इसके अंदर जगह है मूव करने के लिए। दूसरी बात ये समझ लो, इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस डी के सरफेस के परपेंडिकुलर है और वो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। उसके बाद क्या किया गया समझो ध्यान से, मैं इन दोनों डीज को एक एसी वोल्टेज से कनेक्ट करूंगा। एसी वोल्टेज क्या है हमने अभी भी डिस्कस किया है। एसी वोल्टेज की विशेषता यह है कि उसकी वोल्टेज की पोलैरिटी थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होती है, उसकी वजह से उसके करंट की दिशा भी थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होगी। करंट की दिशा चेंज होगी तो कुछ देर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, कुछ देर के बाद यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की पोलैरिटी चेंज होने की वजह से कुछ देर के लिए फील्ड यहां से यहां की ओर होगा, फिर कुछ देर बाद फील्ड यहां से यहां की ओर होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड अपनी दिशा चेंज करता रहेगा। ध्यान से समझें, साइक्लोट्रॉन की ये कंस्ट्रक्शन है, इसमें दो पैरेलल डीज हैं, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल के चलने फिरने के लिए, मूव करने के लिए जगह है।
इन दोनों डीज के साथ एक एसी वोल्टेज की बैटरी, एसी वोल्टेज का सोर्स कनेक्ट किया गया, बैटरी नहीं बोलते इसको। एसी वोल्टेज के सोर्स के कारण क्या होगा, कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इससे क्या होगा, देखो इन दोनों डीज के बीच में बहुत छोटा पतला सा गैप है, आपको दिख रहा है ना, ये गैप, यहाँ पे कागज है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूंगा। सपोज करो मैंने छोड़ दिया, तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ते ही मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि सपोज करो इस वक्त जब मैंने पॉजिटिव चार्ज छोड़ा तो इस डी पे हायर पोटेंशियल है और इस डी पे लोअर पोटेंशियल है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड तो हायर तो लोअर इस डायरेक्शन में हुआ। तो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में हो गया तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ने चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना है, जिसकी वजह से चार्ज इधर चला जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड ने चार्ज को मूव करवाया, वो इधर चला गया। अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ यहां पे ही है, ये देखो, ये जो इनके बीच की खाली जगह है ना, जिसको मैं अब शेड करने जा रहा हूं, ये वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ इनके बीच में यहां है। ना तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके अंदर है, ना इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ये तो सारा ही नेगेटिव है और ये सारा ही पॉजिटिव है फिलहाल। तो इसके अंदर कहीं कोई फील्ड नहीं होगा, क्योंकि आपको याद है हमने पढ़ा था मेटल के इनसाइड हर जगह पे फील्ड सेम होता है, जीरो होता है। तो इसके अंदर भी हर जगह पे फील्ड जीरो है, इसके अंदर भी हर जगह पे फील्ड जीरो है। तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक आया और वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड खत्म। इसके बाद सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बचा है। याद करो हमने पढ़ा था डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड खत्म हो गया, अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बचा है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है क्यू बी क्रॉस बी। देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, आप क्रॉस करके देखो, v इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो देखो v क्रॉस b करके, आप करके देखो v b। जब मैं करके देख पा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। बाकी आप एक बार चेक कर लो, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स इधर आया। तो होगा क्या, इस डायरेक्शन में मूव करते हुए पार्टिकल के ऊपर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक। तो वो पार्टिकल इस तरह चलता चलता ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। अब वो पार्टिकल मुड़ गया है, मुड़ना उसका सर्कुलर होगा। और दूसरी बात आपको पता है कि पूरे सर्कुलर पाथ के लिए जो उसका टाइम पीरियड होता है वो 2πm/bq होता है। तो अगर वो आधा सर्कल कवर करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, आधे सर्कल का टाइम पीरियड होगा πm/bq। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल के यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगा πm/bq। और इतने टाइम में क्या होगा, आपको पता है ये वोल्टेज तो एसी है, एसी वोल्टेज तो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती रहती है। तो इतने देर में क्या हुआ कि इस वोल्टेज ने क्या किया, इसने इसको हायर पोटेंशियल पे बना दिया, इसको लोअर पोटेंशियल पे बना दिया। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये हायर पे था और ये लोअर पे था। अब जितनी देर में ये पार्टिकल घूम के यहां पे आया, ये हायर पे हो गया, ये लोअर पे हो गया, तो पॉजिटिव पार्टिकल तो फिर से लोअर की ओर जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज ने तो लोअर की ओर जाना है। तो अब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। याद करो वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल होती है, तो पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। अब ये और दौड़ेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है, समझो इस बात को। पहले वेलोसिटी 0 थी, बढ़ के यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद यहाँ पे आया, उसके बाद वेलोसिटी फिर से बढ़ गई। वेलोसिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि वेलोसिटी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलोंग है। वेलोसिटी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलोंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे पहले पॉजिटिव था, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि हमारे पास एसी वोल्टेज है और एसी वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे आने के कारण इसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज कर गई। अब एक बात और समझो, हमने पढ़ा है रेडियस इज इक्वल टू mv/bq। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करी तो रेडियस भी तो इंक्रीज करा ना। तो जब पार्टिकल के यहाँ पे आने के कारण रेडियस इंक्रीज करेगा, तो अब पार्टिकल यहाँ पे है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करना शुरू कर दे। याद है इस केस में क्या क्या था, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली यहां से यहां तक इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड।
तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ने अपना काम शुरू किया और पार्टिकल को ऐसे मूव करवा दिया। अब यहां पे अब एक चीज नोट करिए कि मैंने सर्कल बड़ा बनाया है। सर्कल क्यों बड़ा बनाया है? याद करो रेडियस mv/bq होता है, तो अगर यहां तक पहुंच के वेलोसिटी बढ़ गई तो रेडियस भी तो बढ़ा, रेडियस बड़ा होगा तो सर्कल भी बड़ा होगा। अब फाइनली सपोज करें पार्टिकल यहां पे पहुंचा और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब देखो याद करो कि ये वोल्टेज एसी है, एसी वोल्टेज होने के कारण पार्टिकल जब तक यहां पे पहुंचता है पोलैरिटी फिर से रिवर्स हो जाती है। पोलैरिटी इस तरह से रिवर्स होती है कि यहां पे अब हायर पोटेंशियल आ गया और यहां पे लोअर पोटेंशियल आ गया। इस पूरी डी पे लोअर पोटेंशियल, इस पूरी डी पे हायर पोटेंशियल। तो अब क्या होगा, पार्टिकल फिर लोअर की ओर अट्रैक्ट होगा और इसकी स्पीड फिर से बढ़ेगी। स्पीड और बढ़ी तो रेडियस और बढ़ा। उसके बाद यहां पहुंच के इलेक्ट्रिकल फील्ड खत्म और मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका पाथ और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कुछ ऐसे। यहां पे जैसे पार्टिकल आता है ये सोर्स अपनी पोलैरिटी फिर से रिवर्स कर लेगा। अब ये वापस हायर पोटेंशियल पे आ गया और ये वापस लोअर पोटेंशियल पे आ गया। अब पार्टिकल फिर से अट्रैक्ट होगा, फिर से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी बढ़ी तो आगे सर्कल का रेडियस और बड़ा होगा एंड सो ऑन, उसका पाथ ऐसे होता रहता है। यहां पे दो चार चीजें नोटवर्दी हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि इस पूरे साइक्लोट्रॉन के तीन हिस्से हैं, पहली डी, दूसरी डी, बीच की जगह। इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ बीच के शेडेड रीजन में इसलिए लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड हायर टू लोअर होता है, इसके अंदर कोई हायर लोअर नहीं है और ये खुद का सारे का एक ही पोटेंशियल है, इसका सारे का एक ही पोटेंशियल है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ इनके दोनों के बीच में होता है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में नीचे की मैंने डॉट ऊपर की ओर माना है। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने ऊपर की ओर माना है तो पाथ पार्टिकल का सर्कुलर होगा। दूसरी बात ये आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रहा है, तो ये कैसे चेक किया जाता है कि जब पार्टिकल इस बॉर्डर को क्रॉस करे उसी वक्त पोलैरिटी रिवर्स हो। ये क्वेश्चन आप सबके माइंड में आना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है कि साइक्लोट्रॉन हमारा काम करेगा या नहीं करेगा। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल जितनी देर में एक सेमी सर्कल पूरा करता है, भले ही यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए या यहां से यहां जाए, क्या गारंटी है कि उतनी ही देर में बैटरी नहीं, सोर्स अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेगा? उसकी गारंटी ये है। पार्टिकल को सेमी सर्कल के दौरान पूरा करने के दौरान जो टाइम पीरियड लगता है वो πm/bq है। पहली बात तो ये समझो कि ये जो टाइम पीरियड है इसका रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। जो टाइम पीरियड है πm/bq, इसकी वैल्यू रेडियस पे डिपेंड इसलिए नहीं करती बिकॉज अगर रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी और टाइम पीरियड 2πr/v सेम रहता है। माने यहां से यहां का टाइम, यहां से यहां का टाइम, यहां से यहां का टाइम, हर केस में टाइम पीरियड πm/bq फिक्स है। दूसरी बात ये कि ये जो सोर्स है इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं फ्रीक्वेंसी का फंडा समझाता हूं। आपको पता है हमारे घर पे जो वोल्टेज की सप्लाई आती है भारत सरकार द्वारा, जो हमारे पास बिजली आती है या किसी कंपनी के द्वारा जो बिजली आती है, वो बिजली भी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आती है। देखो ये मेरे पास मेरे फोन का चार्जर है, ठीक है, तो इस चार्जर में आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है। इस चार्जर में लिखा है आउटपुट वो होता है जो ये फोन को सप्लाई करता है, ये डीसी वोल्टेज। इनपुट में क्या लिखा है? इनपुट में लिखा है 100 से लेकर 240 वोल्ट तक की वोल्टेज, 50 या 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 0.75 एम्पियर का करंट। कहता है इसको हमारे घर में जो वोल्टेज है ये तब चलेगा अगर 100 से 240 वोल्ट के बीच की वोल्टेज है। ये आपको पता है कि 220 वोल्ट आती है घर पे। दूसरी बात, घर पे आने वाली वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी लिखी है साथ में 60, 70 हर्ट्ज, 50 और 60 हर्ट्ज। इसका मतलब जो भी ऐसी वोल्टेज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो,
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी देर में वोल्टेज का एक साइकिल पूरा हो। आपको पता है वोल्टेज तो चेंज होती रहती है, कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में, है ना। तो बेसिकली इससे होता क्या है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी को पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से मैच करवा देते हैं। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो दोनों का डायरेक्शन रिवर्स करने का टाइम एग्जैक्टली सेम होगा। जब पार्टिकल की डायरेक्शन रिवर्स होगी उसी वक्त करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। क्योंकि सपोज करो पार्टिकल ने अपना एक साइकिल पूरा किया, तो पार्टिकल ने यहां से जर्नी शुरू की थी, यहां से यहां तक का टाइम है पाई एम बाई बी क्यू, फिर यहां से यहां तक का टाइम भी है कितना, पाई एम बाई बी क्यू। तो अगर मैं आपसे पार्टिकल का टोटल टाइम पूछूं एक सर्कल का, एक सर्कल का टोटल टाइम कितना आ गया, 2 पाई एम बाई बी क्यू। और उसी तरह से बैटरी जो है, ये वोल्टेज का सोर्स जो है, इसका अगर मैं बोलूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्स है, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 1/f। 1/f टाइम पीरियड होने का मतलब यह है कि इतने टाइम बाद ये जो वोल्टेज का सोर्स है, ये सेम वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव उस डी को सप्लाई करेगा। तो अगर इस वक्त ये पार्टिकल यहां पे है और यहां पे लोअर पोटेंशियल है जिसकी ओर ये पार्टिकल अट्रैक्ट हुआ, तो एक साइकिल के बाद इसको दोबारा यहां पे लोअर पोटेंशियल मिलेगा और ये फिर से अट्रैक्ट होगा ऐसे। फिर एक साइकिल के बाद इसको दोबारा यहां पे लोअर पोटेंशियल मिलेगा, ये दोबारा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का जो टाइम पीरियड है 2 पाई एम बाई बी क्यू, इसको हम लोग बैटरी के 1/f, बैटरी के टाइम पीरियड के इक्वल कर देंगे। उससे क्या होगा, हमें सिंक्रोनाइजेशन मिल जाएगी।